आपको गड्ढे करते जा रहे हैं, हम खाएंगे क्या? लेकिन आपको यहाँ समझ में आएगा, जरूरी नहीं है कि आप जमीन पर ही खेती करें, हवा में भी जमीन पैदा किए जा सकते हैं। ये इन युवाओं से सीख सकते हैं आप, तो ये समझा रहे हैं, इस बातों को तथ्य को समझिए। यानी हम जमीन पर गहरा कर देते हैं, गहरा करने के बाद जो ऊपर में 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल, यानी कि हम आसमान तक खेती करने की बात कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको उस जगत में स्वागत है जिसके बगैर जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। जी हाँ, कृषि का जगत। किसानों के बगैर तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता है। ना हम खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना जी सकते हैं। एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि हम एक गहरे तालाब में खड़े हैं और इस गहरे तालाब का निर्माण जो हुआ था, उसका खासकर उद्देश्य जो था, वो जीविकोपार्जन के साथ-साथ आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में लेके जाना है। लेकिन क्या कमी रह गई और क्या खामी रह गई कि हम आज इसमें खड़े हैं, जबकि इसको अब तक हरा-भरा और जल से भरा हुआ तालाब, मछली से भरा हुआ तालाब होना चाहिए था। तो एक टेक्निकल एडवाइजर हैं, आत्मा अध्यक्ष हैं अमित जी, बलिया प्रखंड क्षेत्र के। अब ये आपको बताएंगे बारीकी से आखिर क्या कमी रह गई कि आज हम इसमें खड़े हैं, जहाँ पर मछली, पानी, यहाँ तक कि सीप भी होना चाहिए था, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बलिया क्षेत्र के तेतरी के उस जयशंकर कुमार जी का नाम लिया था और गौरवान्वित हुए थे हम। ठीक है, ये गौरव की तो बात है हम जिलावासियों के लिए, देशवासियों के लिए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि तालाब तो बन गया, आप सही बोले कि इसमें पानी होना चाहिए, मछलियाँ होना चाहिए, ये सही समय पे। लेकिन क्या होता है कि जो जब जागा तभी सवेरा, तो हमें एक सही प्रशिक्षण से गुजरना चाहिए, हमें उसके बारे में एक सही जानकारी होना चाहिए। तो एक सही तालाब की कल्पना हम तभी कर सकते हैं जब वो तालाब तालाब जैसा हो। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये वाकई तालाब जैसा है। ऐसा ना हो कि आप अगर एक कदम बढ़ाइए और 20 फीट गहरे पानी में चले जाइए, तो फिर आप एक अच्छे तालाब की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो तालाब तालाब ढंग से है। अब जो इसका पहला काम है कि मिट्टी जांच करना। हम मिट्टी जांच करके ये देखना चाहते हैं कि इसका पीएच क्या है, इसमें जो अम्लता है, क्षारीयता है, उसका क्या स्थिति है। उस स्थितियों को जानने के बाद फिर हम इसमें पानी डालेंगे, 6 फीट तक पानी डालेंगे। और जो मिट्टी कलेक्ट अंकुश जी करेंगे, वो तालाब के 4-5 जगह से वो सैंपल ले लेंगे और उसको आसानी से कलेक्ट करके और फिर आप कृषि विभाग जो मिट्टी जांच केंद्र है वहाँ पे आप पहुँचाएँ। वहाँ के लोग आपको सपोर्ट करेंगे और जो भी इस मिट्टी में जो ज़्यादा है, क्या कम है, वो सारे रिपोर्ट आपको दिया जाएगा। उस रिपोर्ट के आधार पे आप 6 फीट इसमें पानी डालिए। मैं 6 फीट पानी मैं एक बार रोक देता हूँ पहले इनको, आपको एक बात समझा देता हूँ। कुछ लोग जो यहाँ के वास्तव में पौराणिक तौर पर जो किसान हैं हमारे, आदरणीय हैं, जिन्होंने इस परंपरा को जिंदा करके रखा है, वो हमें शायद अभी इस बात करते हुए बेवकूफ़ समझते होंगे कि फसलों में तो मिट्टी जांच की आवश्यकता है, सॉइल टेस्ट की आवश्यकता है, लेकिन फिश फार्मिंग में क्या ज़रूरत है। वो मजाक करते होंगे, लेकिन आपको बता देते हैं इसी सदानंदपुर गाँव में ऐसे ऐसे एक नहीं, कम से कम दर्जनों गड्ढे हैं जो कि आज के डेट में सूखे पड़े हैं। कारण कि उन्होंने उसके अनुसार उसका निर्माण नहीं करवाया, निर्माण करवाया भी तो उसका जो गड्ढे की उड़ाई है वो नहीं हो पाई और सॉइल टेस्टिंग नहीं हो पाया। मछली भी एक फसल है। पहले आप इस बात की पुष्टि कर दीजिए कि उनके लिए, उनके जीवन यापन के लिए भी और उनके सर्वाइविंग के लिए भी सॉइल टेस्ट होना ज़रूरी है। मिट्टी का क्षारीय होने से वो भी मर जाते हैं। ये सब आप थोड़ा पहले बता दीजिए। सॉइल टेस्ट करना, जिस तरह से हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे ब्लड टेस्ट के द्वारा पता चलता है कि क्या मेरे खून में प्रॉब्लम है, क्या मेरे शरीर में प्रॉब्लम है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इलाज करते हैं। ठीक इसी तरह इस पानी को तो रहना है मिट्टी पे, मिट्टी के साथ रहना है। तो इस मिट्टी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्या वो पानी में मिक्सेबल है या नहीं है? पानी में मिक्स है। पानी में, मिट्टी में प्रॉब्लम है तो पानी में प्रॉब्लम है, पानी में प्रॉब्लम है तो मिट्टी में प्रॉब्लम है, मछली में प्रॉब्लम है। अगर क्षारीयता बढ़ गया, अगर पीएच बढ़ गया, ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा पीएच होने के बाद उसका तो प्रॉब्लम आएगा, उसमें दिक्कत आएंगे। अगर पीएच कम हो गया तो भी दिक्कत आएंगे। तो एक सामान्य पीएच जो 6.5 से 7.5 होना चाहिए एक तालाब के लिए, मैं मानता हूँ कि एक मछली पालक के लिए सामान्य पीएच बना के रखना हमेशा ज़रूरी है। नहीं तो जो फिश का जो ग्रोथ है, ग्रोथ नहीं, फिश बढ़ेगा ही नहीं। आप कितना भी खिला लीजिए, आप कोई भी वैरायटी डाल लीजिए, अगर मिट्टी खराब है, पानी खराब है, तो ग्रोथ नहीं होगा। फिर उसके स्किन गलने लगेंगे, स्किन पे रेसेस आ सकते हैं, लाल लाल कलर का बीमारी आ सकता है उसमें। तो ये एक पॉइंट है कि अगर पीएच ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम, पीएच कम है तो भी प्रॉब्लम। तो एक सही पीएच हम तभी जान पाएंगे जब मिट्टी जांच करेंगे, और मिट्टी जांच करने के बाद जो सही पीएच है, अगर ज़्यादा है तो उसको कम करेंगे। कम करने के लिए जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, जो गोबर वगैरह हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। नहीं हो तो बाद में मछली पालन करेंगे, पहले इसमें ढैंचा लगा देंगे। ग्रीन मैन्यूर है, ढैंचा, ढैंचा खेती कर देंगे। 6 फीट 7 फीट का जब ढैंचा हो तो काट के फिर उसको इसमें छोड़ देंगे,
सरने देंगे उसको, ताकि मिट्टी के पीएच को हम कंट्रोल कर सकें। सड़क सनैया ढैंचा जिसे मरजरा कहते हैं, तो उन बातों को स्मरण करने के लिए थोड़ा सा आपको अपने इतिहास में जाना होगा। यहाँ के लोगों को अब शायद पीएच समझ में आ गया होगा। ये वही क्षेत्र है जहाँ पर घेघा और हाइड्रोसील से संबंधित बीमारियों को लोगों ने झेला है, और जिसका मुख्य कारण वाटर में पीएच लेवल ही था, और उसको कंट्रोल किया गया और सरकार को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो अब इस तालाब के हिसाब से जो इसका लगभग क्षेत्रफल है वो लगभग 20,000 स्क्वायर फीट का है। तो आपको क्या लगता है कि ये तो एक बहुत खूबसूरत तालाब मुझे दिख रहा है, जो सामान्य लोग हैं जिनके पास इतनी सारी ज़मीनों की व्यवस्था ना हो, तो मिनिमम कितने स्क्वायर फीट में यदि वो करें तो पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ जीने खाने लायक कर लें? एक तो अगर हम विभागीय बात करें तो वो कहते हैं कि आपको 1 एकड़ में कम से कम करना पड़ेगा। तो 1 एकड़ जमीन में गड्ढा करना कहाँ से संभव है? कितने बच्चे का जो पिताजी हैं वो अलाउ करेंगे कि बेटा तुम गौढ़ा खेत 1 एकड़ गड्ढा कर लो? कोई अलाउ नहीं करेंगे। तो कम से कम के लिए मैं मानता हूँ कि कम से कम के लिए 40 फीट चौड़ा और 100 फीट लंबा एक तालाब होना चाहिए, कम से कम। इससे कम होता है तो फिर वो बेनिफिट के दृष्टिकोण से फिर हम नहीं देख सकते। बेनिफिट के दृष्टिकोण से देखने के लिए 40 फीट लंबा, 40 फीट चौड़ा और 100 फीट लंबा होना जरूरी। इनके अनुसार तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में बीघा के आंकड़े में आकर के बहुत बड़े लोग अटक जाते हैं, लेकिन बिहार में यदि 1 एकड़ की बात हो जाए तो अप्रॉक्स 55,000 के आसपास स्क्वायर फीट ज़मीन आता है, जो कि यहाँ के लोगों के लिए अब सभी लोगों पर नहीं, 10% लोगों के पास भी पर्याप्त नहीं है। तो उन लोगों को शायद ये चीज़ समझना होगा, और इसमें आपको बिहार के लोगों के लिए समझाइए कि इस खेती में मल्टीटास्किंग, जैसे अभी तक इनका ऊपरी परत में भी नींबू इन्होंने लगाया है, और क्योंकि पानी तालाब में नहीं होने की वजह से वो भी सूख रहे हैं, और क्या क्या होना चाहिए था? मैं मानता हूँ कि मछली पालन एक समाज के लिए ही नहीं, आर्थिक रूप से तो है ही, पर्यावरण के दृष्टिकोण से आज प्रधानमंत्री जी की योजना आती है कि आप तालाब बनवाइए। जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत तालाब बनवाने के लिए बोला जाता है, मनरेगा के माध्यम से तालाब बनवाना चाहिए। तो तालाब बनाना एक मछली पालन मकसद ही नहीं है। तालाब बनवाने से आप पर्यावरण को भी संतुलित कर सकते हैं। आप तालाब के माध्यम से मछली पालन तो कर ही सकते हैं, साथ साथ बत्तख पालन भी कर सकते हैं, सीप की खेती कर सकते हैं। हमारे किसान आज भारतीय स्तर पे प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रशंसित हो चुके हैं। तो मैं मानता हूं कि आप ये इन सारे चीज़ को अपना सकते हैं। उसके बाद जो साइड से बगल जितने भी स्पेस हैं उस पे आप सब्जी और फल वाला जितना भी फसल है आप लगा सकते हैं। आप नींबू लगा सकते हैं, हो सके तो आप चारों तरफ जितना भी लतरने वाला सब्जी हो, जिसको आप एक अलान सा बना के अगर आप वो सिस्टम प्रोवाइड करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा, खुद के लिए भी और तालाब के लिए भी। तो मैं जब भी कभी ग्राउंड में जाता हूं तो अब कुछ इस तरह से भी ताने सुनने को मिल रहे हैं। लोग कहते हैं कि आप खेती की ज़मीनों को गड्ढे करते जा रहे हैं तो हम खाएंगे क्या? लेकिन आपको यहाँ समझ में आएगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप ज़मीन पर ही खेती करें, हवा में भी ज़मीन पैदा किए जा सकते हैं। ये इन युवाओं से सीख सकते हैं आप, जो ये समझा रहे हैं, इन बातों को, तथ्य को समझिए। यदि हम ज़मीन पर गहरा कर देते हैं तो गहरा करने के बाद जो ऊपर में 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, यानी कि हम आसमान तक खेती करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब अंकुश जी आप ज़रा बताइए कि कहाँ से सोच आया आपको कितना सुंदर सा तालाब बनाया जाए? और आप चूँकि सरकार के लिए आप एक वो हो सकते हैं कि जब बिना किसी जान पहचान, बिना किसी सहयोग के आपने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लिया है। एक्चुअली जब एग्रीकल्चर में आता है तो एग्रीकल्चर में पहले हमारे होता था कि चलो परंपरागत खेती, गेहूँ, चावल, मकई ये सब जाओ। लेकिन जब हम लोग इसमें आए तो मुझे लगा कि नहीं, ये परंपरागत छोड़ के कुछ टेक्निकल किया जाए। टेक्निकल में तो अभी यही है, फिशरी हो गया, पोल्ट्री हो गया, ये सब। इसलिए मुझे ये आया कि जो परंपरागत छोड़ के पहले इसमें टेक्निकल करके इसमें डेवलप करें हम। तो बारिश कह रहा है कि इतनी बहुत है और खूबसूरत बातें हुई। उन बातों से ये निकल के आया कि आपको वास्तव में ज़रूरी नहीं है कि आप किस क्षेत्र से टेक्निकल हैं, खेती में अपना टेक्निक काम आएगा। इस बात को समझना होगा आपको। सरकार के लिए और उन लोगों के लिए सीख हो सकता है जो लोग की सब्सिडी को एक ठगने का कार्य करते हैं। ठगेंगे आप एक दिन, एक बार ही, एक बार के बाद दोबारा नहीं ठग सकते हैं। लेकिन आप सरकार के लिए सहयोग करेंगे क्योंकि सरकार आपको प्रोत्साहित कर रहा है इस खेती को करने के लिए, इस सॉइल ऑफ अर्थ को बचाने के लिए, इस धरती को बचाने के लिए। आप यदि उनके सहयोग में सहयोग करते हैं तो वही सहयोग आपको बार बार होता रहेगा। और जयशंकर कुमार जो कि तेतरी निवासी हैं, यदि वो सुनेंगे, वीडियो को देखेंगे तो महसूस करेंगे कि उनको बार बार उनका नाम क्यों लिया जाता है, क्योंकि ऐसा ही कुछ कार्य उन्होंने किया है जिसकी वजह से मन की बात के कार्यक्रम में मोदी जी ने उनके नाम को लेकर के इस क्षेत्र में एक अलग जगह दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमित जी, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सर।
नमस्कार।